ये सरकार नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप जिंदगी मस्त चल रही है एंड आपके इन पे रिवीजन हो रहा है फास्ट फटाफट फटाफट फटाफट। पर सर सबसे बड़ी बात सर, ये जैसे जैसे एग्जाम्स आते हैं वैसे वैसे थोड़ा सा डीमोटिवेशन, थोड़ा थोड़ा डर लगता है। बट सर आई आई प्रॉमिस यू सर, अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन कर लिया तो ये जंग आप जीतने वाले हैं। क्योंकि सर क्या लिखा है देख लीजिए आप, बिलीव इन योर सेल्फ एवरीथिंग इज पॉसिबल। पर ये एवरीथिंग पॉसिबल तभी होगा जब आपने अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन कराया और पूरा दम लगा दिया पूरे माहौल के साथ एंड पूरी पॉजिटिव एनर्जी लगा दी पढ़ाई के लिए। आइए सरकार हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 10 रजिस्ट्रेशन टीडीएस एंड टीसीएस। सेक्शन नंबर 22 23 24 बताता है किसको रजिस्ट्रेशन कराना है किसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। 22 बोलता है क्या, एवरी पर्सन हु इज मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर पैन इंडिया बेस में जितने भी ब्रांचेस सबका टर्नओवर मिला के 20 लाख क्रॉस होता है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इन एवरी सच स्टेट फ्रॉम वेयर ही इज मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई। पर 4 स्टेट सर, मणिपुर मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा, मणिपुर मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा, यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट इज 10 लाख। अच्छा सर ध्यान देना बेटा, यहाँ पर अगर आपका सर पूरे इंडिया के अंदर ध्यान देना बेटा, जितने भी ब्रांचेस है सबका टर्नओवर क्लब करके फिर देखा जाता है। एंड सर ये 4 स्टेट में मणिपुर मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा में अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख क्रॉस हो गया, मतलब अगर आप यहाँ पे एक भी ब्रांच अगर आपकी है मणिपुर मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा, यहाँ पर अगर आपकी एक भी ब्रांच है तो सर ऑल इंडिया लेवल पर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख रुपए ही देखा जाएगा। पर अगर ये 4 स्टेट से जो आप सप्लाई कर रहे हो वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, वहां पे टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है, तो सर ऐसे केस में योर एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट विल नॉट बी रिड्यूस टू 10 लाख। आपकी नॉर्मल एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट जो होती है 20 लाख की वही फॉलो की जाएगी। अच्छा एक और पॉइंट हम आगे पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स ही सप्लाई करते हो तो ऐसे केस में आपका रजिस्ट्रेशन लिमिट कितना है 40 लाख का है। पर उसके बारे में कुछ प्रोविजन है, हम बाद में बात करेंगे उसके लिए। अच्छा सर ध्यान दीजिएगा, अगर आप पुराने सेक्शन 22 में ये भी लिखा था, पुराने अर्लियर जीएसटी लॉ से पहले जो जीएसटी लॉ पहले जो एक्साइज थे, सर्विस टैक्स था, वेट था, वहां अगर रजिस्टर्ड थे तो आपका कंपलसरी माइग्रेशन कर दिया गया था। बाद में आप चाहे कि रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी जीएसटी में, आप कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते थे। वो सर बात की थी बेटा, वो सब बात पहले की थी सर, अभी काम की नहीं है। सरकार अगर कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेशन होती है बेटा, सर कभी भी अमलगमेशन मर्जर वगैरह होता है या ट्रांसफर होता है बिजनेस का, तो ऐसे केस में अगर कंपनी एक्ट में कंपनी रजिस्टर्ड है तो ऐसे केस में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होता है, वहां से वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो जाता है और ट्रांसफर को नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ओके सर ध्यान देना सर, ये बात मैं आपसे ऑलरेडी कर चुका हूं। अगर आप किसी स्टेट से एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, ऐसे एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई करते हो, उस स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। बट अगर किसी स्टेट में आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो और अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन ₹20 लाख तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत पड़ेगी। पर वो 4 स्टेट के केस में एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट इज 10 लाख। पर अगर उन स्टेट से अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई ही कर रहे हो, नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, मतलब आप उन स्टेट में लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं हो, तो योर एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट विल नॉट बी रिड्यूस टू 10 लाख। ये बात मैं आपसे ऑलरेडी कर चुका हूं, यहां लिखा है बेटा, है ना भाई, डन। 40 लाख के बारे में हम बात करेंगे, आगे आ रहा है सेक्शन 23 तो बात करेंगे सर हम। अच्छा एग्रीगेट टर्नओवर में क्या था बेटा, सर इट इंक्लूड्स टैक्सेबल सप्लाई एज वेल एज एग्जाम सप्लाई, इट इंक्लूड्स एक्सपोर्ट्स, इट इंक्लूड्स इंटरस्टेट सप्लाई। सर टैक्सेबल सप्लाई करो, एग्जाम सप्लाई करो, और ध्यान देना एग्जाम सप्लाई इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई आल्सो। और ये टर्नओवर जो आपको क्लब करना है ऑल इंडिया बेस पर, सेम पेन नंबर पर जितनी भी ब्रांचेस सबका टर्नओवर क्लब करके फिर देखने का आपको। ओके बट इट एक्सक्लूड जीएसटी वाला टैक्सेस, सर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन सेस, इसको इंक्लूड नहीं करने का। और हाँ अगर आपने कोई ऐसी इन्वर्स सप्लाई ली जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपकी लायबिलिटी आती है तो वो आपकी लायबिलिटी आ रही है टैक्स पे करने की, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका आउटवर्ड सप्लाई, वो आपका टर्नओवर नहीं है बेटा, वो आपका इनवर्ड सप्लाई बचो। क्लियर, उसको इंक्लूड नहीं करने का। आइए सर सेक्शन 24 की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 24 बोलता है क्या, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस। सर यहां बोल दिया कि आपका एग्रीगेट टर्नओवर कुछ भी हो से कंसर्न नहीं है, इन फॉलोइंग केसेस में आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। सेक्शन 22 सबसेक्शन में क्या लिखा है उससे कोई कंसर्न नहीं है। सर फॉलोइंग लोग कौन कौन है बेटा, अगर आप इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, क्या करो बेटा, इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो, क्योंकि सर्विसेज अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए सेक्शन 23 में बोल दिया क्या, अगर आपका सर्विसेज का टर्नओवर है मोर देन ₹20 लाख तो ही रजिस्ट्रेशन कराना, वरना रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, भले आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे हो। सर फिर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग अ टैक्सेबल पर्सन टैक्सेबल सप्लाई, देन अगर आप ऐसी कोई इनवर्स सप्लाई लेते हो जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपकी लायबिलिटी आती है, आपने अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की लायबिलिटी पे करनी है तो सर आपका टर्नओवर कुछ भी हो सके नहीं है, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करा के टैक्स पे करना पड़ेगा। सरकार फिर ऐसा कोई पर्सन हो आप जिसपे 95 का प्रोविजन लगता है, मतलब आप ईसी हो, कौन हो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, सर urbanclap.com हो गए, इन सबको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा। देन एनआरटीपी को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। देन सर टीडीएस की लायबिलिटी अगर आती है, पर किसकी लायबिलिटी बेटा, टीडीएस की, मतलब सर अंडर सेक्शन नंबर 51 अब वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह हो तो आपको टीडीएस के पर्पस के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा बेटा। देन सर
इफ यू आर एजेंट सर हु इज सप्लाइंग द गुड्स और सर्विस और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, सर उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है अगर खुद के नाम का बिल इशू कर रहा है। अगर एजेंट खुद के नाम का बिल इशू कर रहा है तो वो शेड्यूल 1 में कवर होता है, याद है बेटा आपको। ऐसे एजेंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को अगर आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करना है इनपुट सर्विसेज का तो एज आईएसडी उसको सेपरेट नंबर लेना ही पड़ेगा, भले वो सेपरेट रजिस्टर्ड हो या ना हो। सर ये ध्यान रखना टीडीएस वाले और आईएसडी, और एक और बात आगे एफएक्यू बोल रखा है टीसीएस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ये भले ही जीएसटी में रजिस्टर्ड हो पर अगर इनका टीडीएस का लाइबिलिटी आता है, टीसीएस का लाइबिलिटी आता है या आईएसडी की तरह डिस्ट्रीब्यूशन करना है क्रेडिट का तो इनको सेपरेट नंबर लेना पड़ेगा एज अ टीडीएस डायरेक्टर, एज अ टीसीएस कलेक्टर या एज अ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। एक सेपरेट नंबर लेना पड़ता है भले ही नॉर्मली रजिस्टर्ड है या नहीं, उसे कंसर्न नहीं है। क्लियर। देन ऐसा कोई पर्सन हु इज सप्लाइंग द गुड्स और सर्विस और बोथ थ्रू सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जहां पे टीसीएस एप्लीकेबल होता है तो ऐसे सप्लायर ऑफ गुड्स को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। सप्लायर ऑफ सर्विस अगर आप हो तो भले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करो सर्विसेज, जहां पे टीसीएस लगता है भी तो भी आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। 20 लाख का टर्नओवर का लिमिट का बेनिफिट आपको मिलेगा और अगर उन 4 स्टेट में तो 10 लाख का बेनिफिट मिलेगा सर। क्लियर। देन ईसीओ हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, अभी मैंने बात करी, उसको सेपरेट नंबर लेना ही पड़ेगा। देन ओआईडीआर सर्विस सप्लायर netflix.com जो आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में सर्विसेज दे रहे टू अ नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपेंट, तो ऐसे केस में उनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा और ऐसा कोई पर्सन जो गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफाई कर दे बेटा। क्लियर। डन सरकार। और अब सर नोट ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। सेकंड देन बेटा अगर आप जॉब वर्कर हो तो सर ये वैसे पॉइंट काम का नहीं है क्योंकि ये पॉइंट ऊपर वैसे भी इंक्लूड हो चुका है। क्लियर। सर कोई भी सर्विस सप्लायर अगर इंटरसेट सप्लाई सर्विस कर रहा है और ऐसे केस में उसका एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन ₹20 लाख तो ही रजिस्ट्रेशन कराना, वरना रजिस्ट्रेशन जरूरत नहीं है। और वो 4 स्टेट में 10 लाख होगा, जहां मैं 20 लाख बोल रहा हूं उन 4 स्टेट में हमेशा 10 लाख की बात करें, समझेगा। देन अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या अदर पर्सन मेकिंग इंटरसेट सप्लाई ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, याद है बेटा आपको हैंडीक्राफ्ट गुड्स के अगर आप सप्लायर हो, इंटरसेट सप्लाई ऑफ गुड्स भी कर रहे हो तो भी एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट आपका क्रॉस होगा तो ही रजिस्ट्रेशन कराना, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और इंटरसेट सप्लाई ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स। देन सर ये टीडीएस वालों के लिए और आईएसडी के लिए बोल दिया कि इनको सेपरेट नंबर लेना ही पड़ेगा। देन टैक्सेबल पर्सन को डिफाइन किया हमने ऑलरेडी बात कर रखी है। टैक्सेबल पर्सन मींस अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, और उस पे सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 चार्जिंग सेक्शन अट्रैक्ट हो जाता है। अगर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो भी आप टैक्सेबल पर्सन हो, और अगर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं हो और अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा दिया तो भी आप एक टैक्सेबल पर्सन हो। टैक्सेबल पर्सन तो सर जो भी टैक्सेबल सप्लाई आप करते हो आप पर टैक्स की लायबिलिटी आएगी। सरकार आइए सेक्शन 23 की बात कर लेते हैं हम। पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, सर किन किन को माफ किया गवर्नमेंट ने, किन किन को बोला कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। फर्स्ट अगर आप एक्सक्लूसिवली ऐसी कोई गुड्स और सर्विस सप्लाई करो विच आर नॉट लायबल टू टैक्स, सर जैसे आप केवल पेट्रोल बेचते हो बेटा, केवल दारू बेचते हो, आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। सेकंड अगर आप एक्सक्लूसिवली ऐसी गुड्स और सर्विस सप्लाई करते हो विच आर एग्जम फ्रॉम जीएसटी, सर उसके अलावा कोई गुड्स कोई सर्विस नहीं बेचते तो ऐसे केस में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। देन किसान, भले वो किसान जो उसका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टैक्सेबल गुड्स है फिर भी उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। पर अगर देन बेटा किसान के लिए क्या बोला है, टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टिवेशन लैंड, मतलब उस किसान का केवल और केवल कल्टिवेशन आउट ऑफ लैंड का ही रेवेन्यू होना चाहिए। देन पर्सन्स मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज सप्लाईज, मतलब मैं जीटी हूँ फॉर एग्जांपल गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी और मैंने फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन नहीं लिया, मेरा जो लायबिलिटी आता है वो रिवर्स चार्ज का लायबिलिटी आता है, मतलब मेरा जो आउटवर्ड सप्लाई उस पर रिवर्स चार्ज का लायबिलिटी आता है, मतलब रेसिपिएंट ही लायबल है, मैं लायबल हुई नहीं। जब मैं लायबल नहीं हूँ मुझे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, मुझे सर कोई आईटीसी भी नहीं मिलता तो मैं रजिस्ट्रेशन कराइए क्या कर लूंगा, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया एग्जम्पशन दे दिया और बोल दिया कि अगर आप ऐसी कोई आउटवर्ड सप्लाई देते हो जिसमें रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट लायबल हो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। देन ये बात मैं आपसे ऑलरेडी कर चुका हूं, अगर आप सर्विस सप्लायर हो और ऐसे किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विस सप्लाई करते हो जहां पर टीसीएस एप्लीकेबल भी होता है तो भी आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपए क्रॉस होगा तो ही रजिस्ट्रेशन करना, वरना रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। फिर ये 40 लाख वाला आ गया, अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड सप्लाई करते हो, अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड सप्लाई करते हो तो ऐसे केस में आपको रजिस्ट्रेशन का लिमिट कितना दे रखा है बेटा, 40 लाख का बेनिफिट दे रखा है। और हाँ ध्यान देना बेटा, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख क्रॉस करेगा तो ही रजिस्ट्रेशन कराना है, पर आप सर्विस सप्लायर नहीं होने चाहिए। एक्सेप्ट वन सर्विस आप दे सकते हो, कौन सी, अगर आपने किसी को लोन वगैरह दिया उस पर इंटरेस्ट का रेवेन्यू आता है तो चलेगा साहब, उसके अलावा कोई और सर्विस का रेवेन्यू नहीं होना चाहिए। अच्छा वो इंटरेस्ट के रेवेन्यू को 40 लाख के टर्नओवर में इंक्लूड करते हैं, क्लियर, पर आप इन एलिजिबल नहीं होंगे 40 लाख के बेनिफिट के लिए। ओके सर ध्यान दीजिएगा, कंपोजिशन स्कीम जब हमने पढ़ी थी, कंपोजिशन स्कीम के दौरान हमने पढ़ा था कि इंटरेस्ट के रेवेन्यू को टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करना है, पर रजिस्ट्रेशन केस में ध्यान रखना इंटरेस्ट के रेवेन्यू को टर्नओवर में इंक्लूड करना है, पर यू विल नॉट बी इनएलिजिबल फॉर 40 लाख का बेनिफिट। पर ध्यान दीजिएगा बेटा, इस 40 लाख के बेनिफिट के लिए कुछ कंडीशंस दे रखी है। फर्स्ट सर यू शुड नॉट बी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24, अगर आपका सेक्शन 24 में कवर होता है, जैसे आप इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई करते हो तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन बेटा, क्लियर। सर आप
इन फॉलोइंग गुड्स के सप्लायर नहीं होना चाहिए। याद है बेटा कंपोजिशन स्कीम में हमने गुड्स पढ़े थे बेटा, वही गुड्स यहाँ लिखे, पर ध्यान देना बेटा वहां पे मैन्युफैक्चरर लिखा था, यहाँ पे ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर दोनों कवर है, क्योंकि अगर आप सप्लाई भी करते हो तो भी आप एलिजिबल नहीं। कौन कौन से गुड्स के लिए सर? आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर नॉट कंटेनिंग कोकोआ, पान मसाला, टोबैको मैन्युफैक्चर्ड सब्स्टिट्यूट्स। सर फ्लाइश ब्रिक्स, फ्लाइश एग्रीगेट, फ्लाइश ब्लॉक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स एटसेट्रा, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्दन और रूफिंग टाइल्स। ध्यान देना यहाँ पे केवल एरेटेड वाटर वर्ड कवर नहीं है, मतलब एरेटेड वाटर के अगर आप सप्लायर हो तो यू विल बी एलिजिबल फॉर 40 लाख का बेनिफिट, पर इन गुड्स के अगर आप सप्लायर भी हो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर 40 लाख का बेनिफिट। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा बेटा ये 10 स्टेट्स के अंदर, इन 10 स्टेट्स के अंदर सर आपको 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा इफ यू आर लोकेटेड इन एनी ऑफ दिस फॉलोइंग 10 स्टेट्स, तो आपको एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट सर 40 लाख का नहीं मिलेगा, भले आप एक्सक्लूसिव गुड्स ही सप्लाई करते हो। ध्यान देना बेटा अगर आप, अच्छा इसमें वो 4 स्टेट तो वही है, कौन से? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, वहां पे तो 10 लाख का बेनिफिट ही है, बाकी 6 स्टेट में 20 लाख का बेनिफिट मिलेगा, और उसके अलावा जितने भी स्टेट्स उन सब में 40 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा। अच्छा इन 10 स्टेट के नाम याद करने का एक शॉर्टकट जो मेरे को स्टूडेंट्स ने समझाया था सर, तमन्ना असम टीपी। तमन्ना असम टीपी मतलब टाइम पास, भाई पता नहीं क्या क्या शॉर्टकट निकालते लोग, पर हाँ मुझे भी अच्छा लगा सर। अच्छा मतलब ये शॉर्टकट याद करने के लिए, बाकी और कोई पर्पस नहीं है। टी मतलब त्रिपुरा सर, एम मिजोरम, देन मणिपुर, नागालैंड सर, देन आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, देन उत्तराखंड, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा एंड पुडुचेरी। ये स्टेट्स 10 के नाम याद आ जाएंगे आपको तमन्ना असम टीपी के शॉर्टकट से। और भी तुम्हारे पास कोई अच्छा शॉर्टकट हो तो और याद करना सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, पर इन 10 स्टेट्स में अगर आप एक भी ब्रांच आपकी लोकेटेड है तो आपका एग्रीगेट लिमिट विल भी नॉर्मल 20 या 10 लाख रेस्पेक्टिवली 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। देन सर जब ये नोटिफिकेशन आया था आपने बोला कि नहीं मैं तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूं, मेरे को 40 लाख का बेनिफिट नहीं चाहिए, मतलब हमें क्या दिक्कत है, या आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराते हो, हमें क्या तकलीफ है साहब, लीजिए हमें कोई तकलीफ नहीं है। क्लियर डन। ये आपको शॉर्टकट, ये आपको वापस से बता रखा है कि इन 4 स्टेट में 10 लाख का है, बाकी स्टेट में 6 स्टेट में 20 लाख का है, बाकी सारे स्टेट में सर आपका 40 लाख का बेनिफिट मिलेगा अगर आप एक्सक्लूसिव गुड सप्लाई करते हो तो, और अगर आप सर्विसेज भी सप्लाई करते हो तो 20 लाख का बेनिफिट मिलेगा आपको। सरकार आइए अब ये हमने पढ़ लिया क्या, सेक्शन 22, 23, 24 किसको रजिस्ट्रेशन कराना किसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। अब प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 25, 26, 27 देख लेते हैं हम। सर सबसे पहली बात सर रजिस्ट्रेशन कब कराना पड़ता है, कहां कराना पड़ता है? सर अगर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो तो जिस दिन आपकी लायबिलिटी आई है उसके व्हेन यू बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन उसके 30 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। सर कहां अप्लाई करना पड़ेगा? इन एवरी सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर यू आर मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई। अगर किसी स्टेट से यूनियन टेरिटरी से आप एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई कर रहे हो या नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो तो उस स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन जरूरत, उस स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। क्लियर। पर अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या एनआरटीपी हो तो आपको एटलीस्ट 5 डेज एडवांस में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एटलीस्ट 5 डेज एडवांस में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जहां पे आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरफ जा रहे हो या एज एनआरटीपी जा रहे हो उस स्टेट के अंदर बेटा। क्लियर। देन अगर अच्छा आप टेरिटोरियल बॉर्डर्स में लोकेटेड हो तो नियरेस्ट कोस्टल स्टेट जो आपका होगा वहां आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, विद इन 30 डेज आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सर क्लियर डन। अच्छा अब मैं कुछ बातें बता देता हूं आपको सिंपल बेटा। सबसे पहली बात सर अगर आप मोर देन 1 स्टेट में लोकेटेड हो तो सर इन एवरी सच स्टेट फ्रॉम वेयर यू आर मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई, और अगर आपकी लायबिलिटी आ गई रजिस्ट्रेशन की बेटा, ध्यान देना बेटा अगर आपकी एक ब्रांच लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है तो सारी ब्रांच का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एक्सेप्ट वो ब्रांचेस जहां से आप एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो या एग्जाम सप्लाई कर रहे हो, वो एक अलग बात है। अदरवाइज यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन तो सारी ब्रांच को एक साथ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर डन। अच्छा सेकंड बात ध्यान देना बेटा सर अगर आपका एक ब्रांच महाराष्ट्र में एक ब्रांच गुजरात में है तो सर दोनों का कंपल्सरी आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्लियर। आप सिंगल रजिस्ट्रेशन से काम नहीं ले सकते। पर अगर आपका 10 ब्रांच है महाराष्ट्र में तो आप चाहो तो 10 का अलग अलग रजिस्ट्रेशन लो, या आप चाहो तो विद इन द सेम स्टेट है सिंगल रजिस्ट्रेशन से काम चला सकते हो बेटा। सर उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मोर देन 1 प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए आप रजिस्ट्रेशन सिंगल ले रहे हो विद इन द सेम स्टेट तो एक प्लेस को डिक्लेयर करना पड़ेगा एज योर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और बाकी प्लेसेस को आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा एज योर एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस। क्लियर डन। अच्छा आपका एक ब्रांच सर अच्छा ये बात मैं आपसे ऑलरेडी कर चुका हूं। चलिए सर अगली बात करता हूं मैं आपसे। सर देन अच्छा अगर आपको कंपोजिशन स्कीम लेना है, हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, सारे प्लेस के लिए आपको कंपोजिशन स्कीम एक साथ लेना पड़ेगा। सर कंपोजिशन से एक भी ब्रांच से बाहर तो कंपोजिशन से सारी ब्रांच से बाहर। अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ले भी रखी तो रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा ना मेरे भाई। क्लियर ठीक सर। देन बताते क्या
अगर आपको वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपका टर्नओवर भले ही क्रॉस नहीं हुआ, फिर भी आप चाहे तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराए तो यू बिकम अ टैक्सेबल पर्सन, तो आपको सर अब टैक्स पे करना पड़ जाएगा। ओके सर, अगर आपने मल्टीपल ब्रांच के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले लिया है, या एक ब्रांच दूसरे स्टेट में, दूसरी ब्रांच दूसरे स्टेट में, तो ऐसे केस में दोनों क्या कहेंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। क्लियर। चलिए अब मान लो आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो महाराष्ट्र में, पर आप गुजरात से एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई ही करते हो, तो गुजरात में आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं हो, पर गुजरात में आपका ब्रांच है। पर सर गुजरात वाली ब्रांच और महाराष्ट्र वाली ब्रांच क्या कहलाएगी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। क्लियर, डन। पेन नंबर होना कंपलसरी है, पर एनआरटीपी लोग चाहे तो उनके पास पेन नंबर नहीं हो सकता, तो अदर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट जैसे उनके पास उस देश में, जिस देश से वो आ रहे हैं, वहां का जो टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उनका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, उसके बेस पर रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, नहीं तो उनके वैलिड पासपोर्ट के बेस पर रजिस्ट्रेशन मिलता है उनको। सर स्पेशल एजेंसी ऑफ यूएनओ वगैरह, इनको यूआईएन नंबर लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है बेटा, यूआईएन नंबर लेना पड़ेगा। स्पेशल एजेंसी ऑफ यूआईएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस या मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन नोटिफाइड अंडर यूनाइटेड नेशंस प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एक्ट, इनको यूआईएन नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान देना बेटा, अगर इनका नॉर्मल सप्लाई भी है विच इज लायबल टू टैक्स, तो सर ऐसे केस में इनको नॉर्मल जीएसटी नंबर अलग से लेना पड़ेगा। ये यूआईएन नंबर क्यों है, यूआईएन नंबर क्यों है, इन्होंने जो इनवर्ट सप्लाई लिया है उस पर टैक्स लगेगा, और इनवर्ट सप्लाई पे जो इन्होंने टैक्स पे किया है, वो यूआईएन नंबर जो होंगे, यूआईएन होल्डर जो होंगे, वो इनवर्ट सप्लाई पे जो भी टैक्स पे करते हैं उसका रिफंड उनको मिल जाता है, इसलिए यूआईएन नंबर होता है बेटा। पर अगर ये ऐसा कोई आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं जिसपे जीएसटी लगता है, तो ऐसे इन केस में इनको सेपरेट एक नॉर्मल जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। क्लियर, डन। अच्छा अब ध्यान देना बेटा, अगर मान लो कोई पर्सन है जो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, पर उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करा, और ऑन एन इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एटसेट्रा के टाइम पता पड़ा कि वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है और उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, तो प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि वो चाहे तो उसका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कर दे, उसको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं बेटा, या उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद या तो चाहे तो एक्सेप्ट कर ले, या फिर वो चाहे तो अपील कर दे विद इन 90 डेज बेटा। ठीक है। चलिए सर, अब आता है क्या, सर अगर आप मान लो महाराष्ट्र में हो, और महाराष्ट्र में आपकी एक ब्रांच डीटीए में है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में, और एक ब्रांच एसईजेड में है, तो सर आपको एसईजेड यूनिट के लिए सेपरेट नंबर लेना ही पड़ेगा, भले ही सेम स्टेट में है तो भी। क्लियर, डन सर। फिर आता है क्या, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। सर आपका फॉर्म नंबर है, फॉर्म नंबर जीएसटी आरईजी 06, फॉर्म नंबर जीएसटी आरईजी 06। आपको वेबसाइट है गवर्नमेंट की, कौन सी, www. इंस्टाग्राम सर, ओ भाई gst.gov.in, यहाँ जाएंगे आप, फॉर्म नंबर जीएसटी आरईजी 01, वहां पे आएगा ऑप्शन क्या, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, वहां क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक फॉर्म खुल जाएगा, फॉर्म नंबर जीएसटी आरईजी 01, आरईजी 01 सॉरी 6 में तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है भाई 01। ठीक है। उसका पार्ट और पार्ट बी, पार्ट ए जो होता है सर, उसका पहले आप फिल करेंगे, उसमें आपका सर पैन नंबर आप डालेंगे। सर ध्यान देना बेटा, उसमें पैन नंबर कौन से स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो ये आपको लिखना पड़ेगा। जैसे ही आपने पैन नंबर डाला है बेटा, सर ध्यान देना, सर सीबीडीटी की वेबसाइट से वो पैन नंबर को वेरीफाई करेगा, और सीबीडीटी की वेबसाइट से पैन नंबर वेरीफाई करने में डेटा फैच कर लेगा वहां से, और वहां पे जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है आपके पैन नंबर पे, वहां मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो लिंक्ड है उस पे ओटीपी आएगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक्ड होना चाहिए पैन नंबर से बेटा। क्लियर। वहां से ऑटोमेटिक पैन नंबर और ईमेल आईडी वहां से वो फैच करेगा, उस पे ओटीपी आएंगे, वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद आगे कहानी चलेगी बेटा। क्लियर। नाउ जैसे आप पार्ट ए फिल करते हो, पार्ट ए फिल किया तो आपको एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, टीआरएन नंबर। सर उसके बेस पर आपका पार्ट भी ओपन हो जाएगा। अब सर जैसे ही आप पार्ट भी ओपन करेंगे यूजिंग द टीआरएन, सर अब आपकी एप्लीकेशन आगे सर ओपन हो जाएगी। पार्ट बी के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वगैरह जितने भी होते हैं बेटा उन सबको स्कैन करके कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी आपको। देन उसके बाद पार्ट बी जब आप सबमिट करेंगे, वहां से पूछा जाएगा क्या आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना है कि नहीं कराना है। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन आप नहीं किया तो सर ध्यान देना बेटा, आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन मिलता है, और 30 दिन का वक्त होता है डिपार्टमेंट पास। पर अगर आपने सर आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया है, तो ऐसे केस में जब आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट करते हो तो डिपार्टमेंट पास 7 दिन का ही टाइम होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने का या फिर नोटिस देने का बेटा। अच्छा बात करते हैं अब सर, आपने मान लो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया और पार्ट भी सबमिट किया, तो पार्ट भी सबमिट हो गया बेटा। पर अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया तो सर क्या होगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक आधार बेस्ड लिंक आएगा बेटा, वहां जाएंगे, आप क्लिक करेंगे, आपको एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, वहां पे जाके आप अपना मोबाइल नंबर पंच करेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, भारत माता की जय, ये आधार ऑथेंटिकेशन हो गया। इतना सिंपल प्रोसेस होता है। अब अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया पर आधार ऑथेंटिकेशन में फेल हो गए बेटा, तो सर ऐसे केस में जब आपने पार्ट भी सबमिट किया था वहां से 15 डेज जब होंगे तब मानेंगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सबमिट हुआ। अगेन डिपार्टमेंट के पास 30 दिन का टाइम है टू गिव यू द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या नोटिस देने का, या और वहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। क्लियर सर। अब आपने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट किया और आपने आधार ऑथेंटिकेशन करवा दिया, तो सर जब आपने आधार ऑथेंटिकेशन करवाया वो दिन या 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन इन पार्ट बी, उस दिन माना जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सबमिट हुई है। पर गुजरात स्टेट को एक मॉडल स्टेट मानते हुए सर
एक एडिशनल प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया है। सर यहाँ पे क्या होगा बेटा, गुजरात स्टेट में भी एक बार सबसे पहले इसको एप्लीकेबल किया, धीरे धीरे पूरे स्टेट में एप्लीकेबल करेंगे। गुजरात बीइंग अ मॉडल स्टेट फॉर द एप्लीकेशन फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोविजन, गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम हमारे डेटाबेस के बेस पर रिस्क एनालिसिस करेंगे सर, और वहां पे अगर हमको पता पड़ता है कि ये जिस पर्सन ने अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए, सर इसके पैन नंबर बेस्ड वो वेरिफिकेशन करेंगे, आधार बेस्ड वेरिफिकेशन करेंगे, उस पर पता पड़ा कि सर यहाँ पर ये पर्सन गड़बड़ है, मान लो इसने पिछले कुछ कंपनीज बना के उसमें गड़बड़ करी हुई है, फ्रॉड किया हुआ है, और वो कंपनीज बंद करके अब नई कंपनी ओपन कर रहा है और नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है, इस तरह के कोई केस होते हैं, तो ऐसे केस में उस पर्सन को ऑन द बेस ऑफ डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर्स उनको लगता है कि ऐसे पर्सन को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने से पहले यहाँ पे फिजिकली डिपार्टमेंट बुलाना पड़ेगा। तो जीएसटी फैसिलिटेशन सेंटर 8% गुजरात में जिस डिपार्टमेंट ये बेटा, वहां पे उस एसएससी को प्रेजेंट होना पड़ेगा, आना पड़ेगा फिजिकली, सर उसको बायोमेट्रिक अंगूठा लगाना पड़ेगा और आधार बेस्ड वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसकी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन ये मानी जाएगी सबमिट हुई है। और यहां पर भी ध्यान रखना बेटा, ऐसे पर्सन में डिपार्टमेंट पास 30 दिन का वक्त है टू ग्रांट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, या नोटिस इशू करने का टाइम उनको 30 दिन का दे रखा है, 7 दिन की जगह पे। और सर यहाँ पे भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा इनको बेटा। क्लियर? ओके, चलो अब आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सबमिट हो गई, आपको एक प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा। पर हाँ, अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या एनआरटीपी हो, अच्छा एनआरटीपी के लिए प्रोसेस अलग दे रखा है, अगर आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो ऐसे केस में आपको एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी एडवांस में पे करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको ये एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। अब आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाएगी कहाँ, प्रॉपर ऑफिसर को। प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई करेगा, एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट जो आपने सबमिट किया वो वेरीफाई करेगा, उसको लगता है एवरीथिंग इज ओके फाइन, माहौल जबरदस्त शानदार है, तो सर ऐसे केस में विद इन 7 वर्किंग डेज वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको इशू कर देगा इन फॉर्म नंबर जीएसटी REG 06। पर उसको लगता है मामला गड़बड़ है, तो ऐसे केस में वो क्या करेगा, आपको नोटिस इशू करेगा, उसको लगता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए या कोई रिकॉर्ड चाहिए, या आपकी एप्लीकेशन सही नहीं सबमिट नहीं है, सही सारी इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करी, तो ऐसे केस में आपको वो नोटिस इशू कर देगा विद इन 7 वर्किंग डेज, मतलब 7 वर्किंग डे में या तो आपको नोटिस इशू कर देगा या फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगा। कुछ भी नहीं किया तो मान लेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब मान लो आपको नोटिस इशू कर दिया, तो सर उस नोटिस का आपको रिप्लाई देना पड़ेगा विद इन 7 डेज, आपको जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह उन्होंने मांगे वो देना पड़ेगा, क्लैरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी विद इन 7 वर्किंग डेज। पर अगर आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन वो चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है। आपने रिप्लाई दिया, रिप्लाई उनको लगता है कि जस्टिफाइबल नहीं है, तो अगेन वो चाहे तो आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे। पर अगर उनको लगता है कि नहीं एवरीथिंग इज ओके फाइन, आपने रिप्लाई दिया उससे वो जस्टिफाइड है, ऑफिसर इज सेटिस्फाइड, तो ऐसे केस में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा इन फॉर्म नंबर जीएसटी REG 06। क्लियर? डन। पर हाँ ध्यान बेटा, आपने जब रिप्लाई सबमिट किया उसके 7 वर्किंग डेज में डिपार्टमेंट को या तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी है या रिजेक्ट करनी है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया तो मान लेंगे आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन क्या हो गई है, एक्सेप्ट हो गई, और आपको सर्टिफिकेट फॉर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा विद इन 7 वर्किंग डेज इन फॉर्म नंबर जीएसटी REG 06। क्लियर? डन सरकार। अच्छा मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, जो लोग आधार ऑथेंटिकेशन में फेल हो गए हैं या आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट ही नहीं किया, या वो गुजरात स्टेट वाले लोग सर जिनको सर बुलाया है, सर चलो बुलावा है, फिजिकल वेरिफिकेशन याद है बायोमेट्रिक के थ्रू, इन लोगों के लिए डिपार्टमेंट को इंस्टेड ऑफ 7 डेज यहाँ पे जो 7 दिन का टाइम दे रखा है नोटिस इश्यू करने का या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देने का, 7 दिन की जगह कितना टाइम है बेटा, 30 डेज का टाइम है, और वो भी सर उनके प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद उनको या तो एप्लीकेशन उनकी एक्सेप्ट की जाएगी, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू किया जाएगा, फिर नोटिस इशू करेंगे उनको बेटा। हाँ है ना भाई, ये 30 दिन का टाइम दे रखा है यहाँ पे बेटा, ठीक है डन। सर डीम्ड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन में आपसे ऑलरेडी बात कर चुका हूं, ध्यान देना बेटा। सर ये 7 दिन में ना तो सर्टिफिकेट दिया नहीं नोटिस दिया, मान लेंगे एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई, और वो उन लोगों के लिए जिनको 30 दिन का वक्त दे रखा है उनको 30 दिन में ना तो नोटिस आया नहीं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आया, मान लेंगे एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है, आपने सर नोटिस आया उसका रिप्लाई दिया 7 दिन में, और उसका 7 दिन में डिपार्टमेंट कोई एक्शन नहीं लिया, मान लेंगे आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई है, डीम्ड अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इसको बोलते हैं बेटा। सर सॉरी, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, वैलिड पेन नंबर, वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन ऑन ऑल मैंडेटरी फील्ड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, प्लेस ऑफ बिजनेस, जितने भी आपकी ब्रांचेस है, प्लेसेस ऑफ बिजनेस है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सा है, एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस कौन सा है, ज्यूरिसडिक्शनल डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, IFSC कोड, एटलीस्ट 1 प्रोपराइटर पार्टनर डायरेक्टर करता ट्रस्टी मेंबर विद कॉरस्पॉन्डिंग पेन, देन ऑथराइज सिग्नेटरी कौन होगा बेटा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। अच्छा ध्यान देना बच्चा, सर बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड अगर आपके पास नहीं है, बैंक में अगर आपका अकाउंट अब तक ओपन नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में सर आगे एक रूल दे रखा है, वहां बोला है क्या कोई बात नहीं सर, जब आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाए या जिस दिन आपका रिटर्न फाइल करने ड्यू डेट आए फर्स्ट, उसके 45 डेज के अंदर बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन फर्निश करना, आगे पढ़ेंगे बेटा। क्लियर? सर आधार ऑथेंटिकेशन देना बेटा, सर 1 अप्रैल 2020 से
अभी हमने बात करी बेटा रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर में, वहां आधार ऑथेंटिकेशन था, इंडिविजुअल ऑथराइज सिग्नेटरी ऑफ ऑल टाइप मैनेजिंग एंड ऑथराइज पार्टनर एंड कर्ता ऑफ एचयूएफ, इन सबको आधार ऑथेंटिकेशन कराना कंपलसरी है। पर अगर किसी के पास आधार नंबर नहीं है तो ऐसे केस में उसको पहले आधार के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एंड सर आधार ऑथेंटिकेशन अगर नहीं कराया तो आपका प्रिंसिपल बेस ऑफ बिजनेस का पहले फिजिकल वेरिफिकेशन होगा एज पर रूल नंबर 9 सब रूल नंबर 5, उसके बाद ही आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फॉरवर्ड होगी। क्लियर सर, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। क्लियर डन सर। अब आइए सर, जो ऑलरेडी 1 अप्रैल 2020 से पहले जो लोग रजिस्टर्ड थे उनको अभी आधार ऑथेंटिकेशन कराने की जरूरत नहीं है। जो नए एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन के लिए उनको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। क्लियर सर, पर आधार ऑथेंटिकेशन नॉट रिक्वायर्ड इन फॉलोइंग केसेस। सर इन लोगों के पास आधार नंबर होता ही नहीं। कौन कौन? अ पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया बेटा, इनको आधार ऑथेंटिकेशन जरूरत नहीं है। और किसको नहीं है? डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टेटरी बॉडी, PSU और पर्सन अप्लाइंग फॉर UIN और जैसे एनी स्पेशल एजेंसी ऑफ यूएन एटसेट्रा, इनको आधार ऑथेंटिकेशन जरूरत नहीं है। क्लियर डन। अब एक रूल नंबर 10 भी इंसर्ट किया। रूल नंबर 10 भी क्या बोलता है? देखो बेटा 1 अप्रैल 2020 के बाद जिन लोगों ने अप्लाई किया होगा रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने तो आधार ऑथेंटिकेशन करवाया होगा, पर जिनका रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2020 से पहले हो चुका था उनका आधार ऑथेंटिकेशन तो हुआ नहीं बेटा। पर अगर ये 3 काम आपको करवाना है डिपार्टमेंट से, या तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, उसकी एप्लीकेशन आपको लगानी रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए, या आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना है, या फिर आपने जो IGST पे किया ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स उसमें रिफंड के लिए अगर आपको अप्लाई करना है अंडर रूल नंबर 96, तो इन 3 केस के इन 3 पर्पज के लिए आपको आधार ऑथेंटिकेशन पहले करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही ये 3 अब परमिशन आपको 3 के लिए आप एलिजिबल, इन 3 काम के लिए आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। पर अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो पहले अप्लाई करो आप। क्लियर। अब आपने आधार नंबर के लिए अगर अप्लाई किया तो सर आपने आधार एनरोलमेंट स्लिप नंबर, या फिर सर ध्यान देना बेटा आपके पास आधार नंबर नहीं है कोई बात नहीं, पहले आधार के लिए अप्लाई करो, फिर आधार के लिए जो आपने अप्लाई किया उसका एनरोलमेंट स्लिप एंड इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर देना। तो सर ऐसे केस में मान लेंगे कि आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो गया है और ये तीनों के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। पर जब आपने अप्लाई किया आधार नंबर के लिए बेटा उसके 30 दिन के अंदर आपको आधार नंबर जब आपको अलाउड हो गया, आधार नंबर जब आपको अलाउड हो गया उसके 30 दिन के अंदर आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। क्योंकि अभी आपने जब अप्लाई किया था तो आपके पास आधार नंबर नहीं था, आपने आधार एनरोलमेंट स्लिप दिया था आपने एक बार टेम्पररी बेटा। क्लियर। जब आधार नंबर मिल जाएगा उसके 30 दिन में आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। कोई खास बात नहीं है। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस मैं आपसे ऑलरेडी ऊपर बात कर चुका हूं। प्लस अगर रजिस्ट्रेशन होने से पहले या रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी डिपार्टमेंट को लगता है क्या किसी एसएससी का प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन देना, तो वो फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे सर। फिर वहां पे फोटोग्राफ्स वगैरह लेंगे, स्टॉक वगैरह जो है उसका फोटोग्राफ लेंगे, बिल्डिंग वगैरह का फोटोग्राफ लेंगे, उसको अपलोड कर देंगे वेरिफिकेशन रिपोर्ट को अलॉन्ग विद द फोटोग्राफ ऑन द कॉमन पोर्टल विद इन 15 डेज। क्लियर डन। सरकार हाउ अदर ऑथेंटिकेशन डन मैं बता चुका आपको बेटा। 15 डिजिट अल्फा न्यूमरिक नंबर होता है, जीएसटी नंबर बेटा। सर फर्स्ट 2 डिजिट होता है स्टेट कोड, देन 10 होता है क्या पेन, एंटिटी कोड एंड चेकसम नंबर बेटा, आईटी चेकसम नंबर। क्लियर। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बेटा सर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, पर हाँ बताता मैं, अगर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन थे विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो तो सर जब आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन थे उस दिन से आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा। पर अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराया तो जब डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा वो आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा। और अगर आपने लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन थे 30 दिन के बाद अप्लाई किया तो जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी। पर आपकी लायबिलिटी तो उस दिन से आ जाएगी जिस दिन आप लायबल थे तब से ही बचा। क्लियर। अभी हमने बात करी थी बैंक अकाउंट डिटेल की बेटा। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन कराते वक्त बैंक अकाउंट डिटेल नहीं है, बैंक अकाउंट नंबर नहीं, कोई बात नहीं सर, जब आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा या जब आपका फर्स्ट रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट आएगी विच एवर इज अर्लियर, वहां से 45 डेज के अंदर आपका बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन फर्निश कर देना, हमें कोई तकलीफ नहीं है। पर ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी किसको सर? जो टीडीएस और टीसीएस के लिए लायबल है उनको, और जिनका कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करा डिपार्टमेंट ने, जो रजिस्ट्रेशन लायबल थे पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया था, ऑफिसर ने कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन या सुमो रजिस्ट्रेशन में प्रॉपर ऑफिसर था, उनको बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन फर्निश करना ही पड़ेगा वाइल अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। उनको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। नाउ देन आ रहा है क्या एनआरटीपी और सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी। ध्यान देना बेटा सर, एनआरटीपी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में आ रहे हैं टू सप्लाई द गुड्स सर्विस और बोथ। क्लियर सर। ध्यान देना बेटा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन किसको बोलते हैं? अ पर्सन जिसका किसी जो दूसरे स्टेट में जा रहा है टू सप्लाई द गुड्स और सर्विस और बोथ इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। पर एनआरटीपी में इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वर्ड्स मिसिंग है, आपको पता है बच्चों। क्लियर डन। अच्छा सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को रजिस्ट्रेशन का नॉर्मल प्रोसीजर जो हमने पढ़ा नॉर्मल लोगों के लिए वही होता है क्योंकि ये तो हमारे देश का आदमी बेटा। पर एनआरटीपी के लिए एक सेपरेट प्रोसीजर दे रखा है, उसके लिए सेपरेट फॉर्म दे रखा है बच्चा। अच्छा अब इनको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना तो एटलीस्ट 5 डेज एडवांस में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी इनको पे करनी पड़ेगी। अब एक सर्कुलर आया, सर्कुलर बोलता है क्या एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी जो इनको पे करनी है वो क्या पे करनी है? नेट टैक्स लायबिलिटी पे करनी है
या ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे करनी है, जैसे कैजुअल टैक्स पर्सन के लिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ 2 मिनट में, सर यहाँ पे ये सर्कुलर में लिखा है बेटा क्या सर इनको नेट टैक्स लायबिलिटी पे करनी है, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, जैसे कैजुअल टैक्स पर्सन को सारा आईटीसी मिलता है बेटा तो कोई दिक्कत नहीं है सर, इसका एस्टिमेटेड नेट टैक्स लायबिलिटी जो बनता है आफ्टर कंसिडरिंग आईटीसी वही इसको एस्टिमेटेड पे करना पड़ेगा। और हाँ ध्यान देना बच्चा, सर इन्होंने जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो मैक्सिमम 90 डेज के लिए इनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, या फिर इन्होंने जितने दिन के लिए अप्लाई किया वो दिन, इन्होंने बोला भाई 15 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो 15 दिन के लिए मिल जाएगा, या फिर मैक्सिमम 90 डेज के लिए, पर इनको लगता है कि नहीं हमको तो फर्दर एक्सटेंशन कराना है, तो फर्दर एक्सटेंशन कैन बी डन फॉर मैक्सिमम 90 मोर डेज, मतलब 90 प्लस 90 180 डेज तक मैक्सिमम इनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड रह सकता है। अब सर्कुलर बोलता है क्या, अगर मान लो किसी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को या एनआरटीपी को मोर देन 180 डेज के लिए यहाँ पर बिजनेस कंटिन्यू करना है, तो ऐसे केस में क्या करे, तो ऐसे केस में बोला क्या उसको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए जब अप्लाई कर रहा है तो उसका जो दुकान का शॉप का ये जो उसका जो उसने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया होगा जहाँ पे उसने स्टॉल बुक कराई होगी, उसका जो स्टॉल बुकिंग अलॉटमेंट लेटर होगा बेटा सर वही उसका एड्रेस प्रूफ मान लिया जाएगा और उसके बेस पे उसको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अगर मोर देन 180 डेज के लिए उसको अप्लाई, मोर देन 180 डेज के बाद भी उसको बिजनेस कंटिन्यू करना है यहाँ पे, तो क्लियर। और हाँ ध्यान देना बेटा, आप जब फर्दर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी और पे करनी पड़ेगी। क्लियर, डन सरकार। ये था आपके स्पेशल प्रोविजन फॉर सीटीपी और एनआरटीपी, ये इनकी डिफरेंस दे रखे बेटा, हाँ है ना भाई। क्लियर सर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के पास पेन नंबर होता है, इसके पास पेन नंबर नहीं होता है। क्लियर, नॉर्मल एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन होती है बेटा, इसके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन दे रखी है। यहाँ पर इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, यहाँ पे इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वर्ड्स मिसिंग है, इसने कोई भी सप्लाई किया एनआरटीपी ने तो वो एनआरटीपी कहलाता है बेटा। सर इसको सारे आईटीसी मिलते हैं, सारे गुड्स सारी सर्विस का, पर एनआरटीपी को कोई आईटीसी नहीं मिलता एक्सेप्ट ऑन गुड्स जो इसने इंपोर्ट किए बेटा, उसमें जो कस्टम के साथ आईजीएसटी पे क्या होगा उसी का आईटीसी मिलता है, किसी और का आईटीसी नहीं मिलता। भारत माता की जय। क्लियर, नाउ स्पेशल प्रोसीजर फॉर कॉर्पोरेट बेटा, देन ना अगर कोई पर्सन सीआईआरपी की प्रोसीजर में गया बेटा, सर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी और रेजोल्यूशन प्रोसेस के अंदर जा रहा था, उसके लिए एक सर आईआरपी अपॉइंट किया जाता है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस प्रोफेशनल या फिर आरपी। सर तो ऐसे केस में उस आईआरपी या आरपी को एक सेपरेट नंबर लेना पड़ता है। क्लियर, आईआरपी और आरपी जब अपॉइंट होता है उसको एक उस कॉर्पोरेटर के लिए एक सेपरेट नंबर लेना पड़ता है, ध्यान देना बेटा, जीएसटी नंबर अलग से लेना पड़ेगा। सर जो ऑलरेडी पहले वाला रजिस्ट्रेशन नंबर था वो तो था ही था बेटा, एक सेपरेट नंबर और लेना पड़ेगा। पर अगर जो कॉर्पोरेटर है बेटा, अगर उसने सारे अब तक के जीएसटी कंप्लायंस पूरे कर रखे, जीएसटी पे कर रखा, सारा रिटर्न वगैरह फाइल कर रखे, तो नया नंबर लेने की जरूरत नहीं है। एक और बताइए क्या, अगर मान लो आईआरपी या आरपी मिडवे में चेंज होता है तो क्या नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा? नहीं, इनको रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। पर जो आउटगोइंग आईआरपी या आरपी है वो अगर सर जीएसटी पोर्टल के क्रेडेंशियल्स शेयर नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से इनकमिंग आईआरपी या आरपी अमेंडमेंट इन दी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट की मदद लेके इनकमिंग आईआरपी या आरपी सर अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट करवा सकता है और उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन जो था वही कंटिन्यू रह जाएगा बच्चों। क्लियर, डन, नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। सर आइए, नए रजिस्ट्रेशन जरूरत कब बात करूं मैं, जब चेंज इन आईआरपी या आरपी होता है, तो अदरवाइज जब ओरिजिनली फर्स्ट टाइम जब आईआरपी या आरपी अपॉइंट होता है तब नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। पर अगर उस कॉर्पोरेटर ने सारे कंप्लायंस पूरे कर रखे हैं तो ऐसे केस में नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। क्लियर, अदरवाइज नया रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब नया रजिस्ट्रेशन लिया और बीच में आईआरपी या आरपी चेंज हुआ है तो सर वहां पे केवल चेंज इन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। सर अमेंडमेंट इन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, वहां पे नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है साहब, आओ मालिक। सर अब अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 28, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया है उसमें कुछ चेंज होना है, जैसे आपका एड्रेस चेंज हो गया, तो जिस दिन वो इवेंट हुआ है उसके 15 डेज के अंदर आपको ऑनलाइन पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर नॉन कोर एरिया में अमेंडमेंट हुआ तो जब आपने एप्लीकेशन को अमेंड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को अमेंड के लिए अप्लाई किया तभी मानेंगे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अमेंड हो गया, वहीं पे आपको अपडेट होके वहां से सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पर अगर कोर एरिया में अमेंडमेंट हुआ तो आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर ऑफिसर को फॉरवर्ड की जाएगी, प्रॉपर ऑफिसर उसको एग्जामिन करेगा और विद इन 15 डेज सर उसको लगता है कि एवरीथिंग इज ओके, चेंज ग्रांट कर देना चाहिए, तो ऐसे केस में अमेंडेड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको इश्यू कर दिया जाएगा। पर उसको लगता है मामला गड़बड़ है तो ऐसे केस में 15 वर्किंग डेज में या तो आपको सर्टिफिकेट दे देगा या फिर उसको लगता है मामला गड़बड़ तो आपको नोटिस इश्यू कर देगा कि साहब ये इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करिए, और उस नोटिस का आपको रिप्लाई देना पड़ेगा। सर वो नोटिस का रिप्लाई आपको 7 डेज में देना पड़ेगा। अगर आपने रिप्लाई नहीं दिया तो वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा। पर उसको लगता है कि आपने रिप्लाई कर दिया,
क्लियर, और वो जस्टिफाइबल नहीं है तो अगेन ही कैन रिजेक्ट द एप्लीकेशन, या फिर वो एक्सेप्ट कर लेगा आपकी अमेंडमेंट की एप्लीकेशन को विद इन 7 डेज। अब 7 दिन में या तो आपकी एप्लीकेशन को उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना, कुछ भी नहीं किया तो मान लेंगे आपकी एप्लीकेशन क्या हो गई है, अप्रूव हो गई है। सेकंड थिंग, ओरिजिनली जो टाइम दिया था डिपार्टमेंट को सर 15 वर्किंग डेज का, इस दिन 15 वर्किंग डेज में या तो अमेंडेड सर्टिफिकेट आपको इश्यू कर दे या फिर नोटिस इश्यू कर दे, उसको लगता है कोई गड़बड़ है तो। क्लियर, कुछ भी नहीं किया तो आपकी मान लेंगे एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन क्या हो गई है, अमेंड हो गई है, अप्रूव हो गया आपका एप्लीकेशन। भारत माता की जय। अब कोर फील्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ये 3, लीगल नेम ऑफ द बिजनेस चेंज हो रहा है, एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज हो रहा है, या एडिशन डिलीशन और रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर्स, डायरेक्टर, कर्ता, मैनेजिंग कमेटी, सीईओ और इक्विवेलेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, ये अगर चेंज हो रहा है तो ऐसे केस में आपको रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को अमेंड करना पड़ेगा और इसको बोलते हैं कोर फील्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन। और हाँ, ये जो चेंज हो रहा है इसकी वजह से रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करना पड़ता, कोई नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करना है, कंपनी का नाम चेंज हुआ, पैन नंबर चेंज नहीं हो रहा है बेटा एक तरह से। और अगर फॉर एग्जांपल लीगल नेम ऑफ द बिजनेस वगैरह चेंज हो रहा है तो आपके उस रजिस्ट्रेशन नंबर पे जितने भी उस पैन नंबर पे जितने भी रजिस्ट्रेशन नंबर है उन सब के लिए आपको चेंज ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, अमेंडमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा बेटा। भारत माता की जय। सर अब आता है क्या, कैंसिलेशन, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। सर कैंसिलेशन की बात कब आती है बेटा, फर्स्ट एसएससी खुद रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर रहा है या डिपार्टमेंट का ऑफिसर कैंसिल कर रहा है बेटा। सर एसएससी खुद कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कब करेगा, जब उसका बिजनेस क्या हो गया है, बंद हो गया है, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द बिजनेस हो गया है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस हो गया है, सर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस हो गया, जैसे पार्टनरशिप ऑफ दी कंपनी बन गई है, वाइस वर्सा एटसेट्रा, पेन नंबर चेंज, तो पुराना पेन नंबर पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो चेंज करना पड़ेगा, नए पेन नंबर के लिए नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो अमेंडमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा बेटा, वहां पे पेन नंबर चेंज हो गया तो नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, पुराना रजिस्ट्रेशन क्या करना पड़ेगा, कैंसिल। सर आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल थे, पहले आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था, पर अब आपको लगता है कि आप नाउ यू आर नो लॉन्गर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, या आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था, अब आपको कैंसिल कराना था, यस यू कैन अप्लाई फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्लियर, यहाँ पे या तो आप अप्लाई करिए या डिपार्टमेंट खुद कैंसिलेशन के लिए आपको बोल दे बेटा। क्लियर, ये 3 केस होते हैं। अब वो केसेस जहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर लगता है कि आपने फॉलोइंग कॉन्ट्रावेंशन किए हैं तो वो आपको लात देके बाहर निकालेगा, लात देके बाहर निकालेगा, मतलब सर ये फॉलोइंग कॉन्ट्रावेंशन की तो डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर देगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। सर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना एक बहुत ही सीरियस स्टेप है, इसके बारे में आपको ऑलरेडी लेक्चर में बता चुका हूँ कि इसके इंप्लीकेशन क्या है, क्योंकि सर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया उसके बाद आपने अगर टैक्स अप्लाई किया है, बैंड बज गए बेटा, वहां पे टैक्स तो पे करना ही करना है, यू कांट कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर, यू कांट टेक एनी आईटीसी और 100% टैक्स इनवॉल्व, आपको पेनल्टी और पे करना पड़ेगा। भारत माता की जय हो जाएगी सर। क्लियर, सर अब फॉलोइंग कॉन्ट्रावेंशन जहां पे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, ही डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, या फिर ही इश्यूज इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ, सर या फिर इन द वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट बेटा, मतलब आपने बोगस बिल वगैरह इशू किए, फिर सर ये बोगस बिल के बेस पे आपने आईटीसी लिया है बेटा, है ना बेटा। सर आपने सेक्शन नंबर 16 के प्रोविजंस को वायलेट करते हुए आईटीसी लिया है, आपने सेक्शन नंबर 171 मतलब एंटी प्रॉफिटिंग मेजर्स सर फॉलो नहीं किए, डिपार्टमेंट ने आपको ऑर्डर इश्यू किया कि ये जो आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है एंटी प्रॉफिटिंग की वजह से वो आपको कस्टमर को पास ऑन करना है या फिर कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा कराना है, वो भी नहीं किया आपने, तो उसके बाद में वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का पावर रखते हैं। सर अब रूल नंबर 10A, मतलब मैंने बताया ना आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करो तो बैंक अकाउंट डिटेल आपने फर्निश करनी थी, नहीं कर पाए, 45 डेज का वक्त दिया था आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद, वो भी आपने सबमिट नहीं किया, तो ऐसे केस में रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसल्ड। फिर आपने जीएसटीआर 1 में जो इन्फॉर्मेशन सबमिट करी फॉर 1 और मोर टैक्स पीरियड, सर उसमें जो आउटवर्ड सप्लाई आपने डिक्लेयर किया वो एक्सेस था इन, जब हमने कंपेयर किया एज पर रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन नंबर 39, मतलब जो आपने 3B के अंदर टैक्स जमा कराया है, टैक्स डिक्लेयर किया वो कम किया और जीएसटीआर 1 के थ्रू टैक्स की आईटीसी ज्यादा पास ऑन कर दी, सर हम बैंड में जा देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसल्ड। देन आपने रूल नंबर 86B का वायलेशन किया, 86B याद आया बेटा, जिसका भी टर्नओवर इन अ पर्टिकुलर मंथ, किसी पर्टिकुलर मंथ में टैक्सेबल सप्लाई का टैक्सेबल टर्नओवर मोर देन ₹50 लाख है, उसी पे रूल अप्लाई होता है और उसने बोल दिया कि एटलीस्ट आपको 1% टैक्स पे करना पड़ेगा थ्रू कैश लेजर, वो अगर आपने वायलेट किया योर रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसल्ड। देन आपने 6 महीने के लिए कंटिन्यूस 6 महीने की रिटर्न फाइल नहीं किए, देन अगर आप क्वार्टरली क्यूआरएमपी स्कीम अगर आपने ले रखी है, आपने 2 क्वार्टर के 2 टैक्स पीरियड की रिटर्न फाइल नहीं किए, रिटर्न मतलब 3B बेटा, देन अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, सॉरी अगर आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड पर्सन हो तो आपका रिटर्न एनुअल फाइल करना पड़ता बेटा, जीएसटीआर 4 इज एनुअली रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30 अप्रैल उससे पहले फाइल करना पड़ेगा और 3 महीने गुजर गए ड्यू डेट से, साल में एक रिटर्न फाइल करना है, वो भी फाइल नहीं हो पा रहा है, योर रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसल्ड। क्लियर, देन आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया और आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया और 6 महीने हो गए बिजनेस कमेंस नहीं किया, देन लास्ट योर रजिस्ट्रेशन वाज ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ फ्रॉड एटसेट्रा, तो ऐसे केस में योर रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसल्ड। अच्छा, रजिस्ट्रेशन जब भी कैंसलेशन होता है, भले वो एसएससी कैंसलेशन के लिए अप्लाई करे या डिपार्टमेंट कैंसिल कर रहा है बेटा, सर एक बार आपका रजिस्ट्रेशन टेम्परेरी क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, उसके बाद कैंसलेशन का प्रोसेस चलता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फाइनली क्या होता है, कैंसिल होता है बेटा। ओके,
मतलब ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग फॉर कैंसिलेशन योर रजिस्ट्रेशन विल बी सस्पेंडेड। ओके, अब प्रोसीजर फॉर कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन क्या होता है बेटा? अगर आप खुद रजिस्ट्रेशन के लिए कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहली बात, जिस दिन वो इवेंट हुआ जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है उसके 30 दिन के अंदर आपको कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। विद इन 30 days you will have to apply for cancellation of registration। अब सर आपने अप्लाई किया, आर योर एप्लीकेशन शुड कंसिस्ट ऑफ, सर कितने आपके पास याद है बेटा? जितने भी इनपुट स्टॉक में होते हैं, कैपिटल गुड्स स्टॉक में होते हैं, उन सब का आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ता है, या उनकी जो ओपन मार्केट वैल्यू विच इज हायर इतना टैक्स पे करना पड़ता है। हाँ है ना भाई? कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए इसलिए आपको सारा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, स्टॉक का इन्फॉर्मेशन बेटा। देन आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन क्या होगा? कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिसर ने एप्लीकेशन आपकी वेरीफाई करेगा और विद इन 30 days वो क्या करेगा? ऑर्डर इशू करेगा फॉर कैंसिलेशन। देन सर जब प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल करता है रजिस्ट्रेशन को बेटा, देखिए सर सबसे पहली बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, बहुत ही डेंजरस स्टेप है एसएससी के लिए, इसलिए अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ट दिया जाएगा। इसलिए प्रॉपर ऑफिसर विल इशू अ नोटिस टू द एसएससी, शो को नोटिस देगा कि इन रीजन से हम आपका रजिस्ट्रेशन क्या करने वाले हैं? कैंसिल करने वाले हैं। उसके 7 दिन के अंदर आपको रिप्लाई देना पड़ेगा। अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी लगा तो प्रॉपर ऑफिसर प्रोसीडिंग को क्या कर देगा? ड्रॉप कर देगा और ऑर्डर पास कर देगा कि ठीक है साहब रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर रहे, पर उनको लगता है मामला गड़बड़ है, तो ऐसे केस में विद इन 30 days वो ऑर्डर पास कर देंगे और ऑर्डर पास करके बोलेंगे भाई साहब बाहर निकलो, क्लियर, योर रजिस्ट्रेशन विल बी लायबल टू बी कैंसल्ड। सेकंड थिंग सर आपने 7 दिन में रिप्लाई करने की वजह जो भी डिफॉल्ट है आपके उसको रेक्टिफाई कर दिया। जैसे आपके रिटर्न पेंडिंग थे बेटा, लास्ट 6 महीने के रिटर्न पेंडिंग थे, तो आपने लास्ट 6 महीने के रिटर्न फाइल कर दिए। इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग टू दी शो कॉज नोटिस, जो आपकी पेंडेंसी थी, जो डिफॉल्ट है उसको रेक्टिफाई कर दिया। जैसे आपने रिटर्न पेंडिंग थे, रिटर्न फाइल कर दिए, टैक्स पे कर दिया, लेट फाइलिंग फी एटसेट्रा सब जमा करा दिया, तो ऐसे केस में योर प्रोसीडिंग फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी ऑटोमेटिकली विड्रॉन। क्लियर, डन। अब सर सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बेटा, सर सबसे पहली बात सस्पेंशन की बात क्या बात है? जब या तो आपने अप्लाई किया फॉर कैंसिलेशन, देखो आपने अप्लाई किया ना, अब प्रोसेस चल रहा है बेटा सर, तो जिस दिन से आपने लिखा था कि हम इस दिन से कैंसिलेशन चाह रहे हैं बेटा, उस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन क्या मान लेंगे? सस्पेंड हो गया है मान लेंगे। फिर जब डिसीजन फाइनली आएगा कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, उस दिन डिसाइड होगा। मान लो कैंसिल हो गया, सस्पेंशन ऑटोमेटिक विड्रॉ हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन कैंसिल मान लेंगे उस दिन से बेटा। पर अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हुआ तो सर सस्पेंशन ऑटोमेटिक वापस विड्रॉ हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन आपका रिवाइव हो जाएगा बच्चों। पर डिपार्टमेंट ने अगर आपका रजिस्ट्रेशन क्या किया बेटा? कैंसिल किया है, तो सबसे पहली बात डिपार्टमेंट कैंसिलेशन जब करता है आपको अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ट देता है। पहले मैंने बताया आपको सर, आपको नोटिस दिया जाएगा, उसका रिप्लाई आप देंगे बेटा, तब तक लिए आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर देंगे? एक बार टेम्पररी सस्पेंड कर देंगे। अब जिस दिन से डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाह रहा है उस दिन से मान लेंगे आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या हो गया है? सस्पेंड हो गया है। अब सर ऐसे केस में देन बेटा आपको इलेक्ट्रॉनिकली इंटीमेट कर दिया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया है? सस्पेंड हो गया है। अब आपको रिप्लाई देना पड़ेगा सर। क्लियर। अब सर एक और केस, एनालिसिस ऑफ डिपार्टमेंट लीडिंग टू सस्पेंशन बेटा, आपके जीएसटीआर 3B को हमने कंपेयर किया आपके जीएसटीआर 1 से बेटा। सर आपके जीएसटीआर 1 में आउटवर्ड सप्लाई बहुत ज्यादा थी, 3B में बहुत कम थी बेटा। या फिर आपके जीएसटीआर 3B के अंदर जो आपने आईटीसी लिया है, आपने जो 3B के अंदर आईटीसी लिया उसके आपके जीएसटीआर 2B से कंपेयर किया, 2B के अंदर आईटीसी बहुत कम था, 3B के अंदर आईटीसी आपने बहुत ज्यादा ले रखा है। तो ऐसे केस में सर ऑन द बेसिस ऑफ These significant differences and anomalies, सर ऑटोमेटिक सिस्टम क्या करेगा बेटा? सर आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर देगा? सस्पेंड कर देगा। इलेक्ट्रॉनिकली आपको इंटीमेशन दे दिया जाएगा और बोलेंगे क्या? विद इन 30 days हमको एक्सप्लेन करो कि हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों ना करें। क्लियर। अब ड्यूरिंग द सस्पेंशन पीरियड आप कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते, कोई रिटर्न फाइल नहीं कर सकते ड्यूरिंग सस्पेंशन। मतलब सर ड्यूरिंग सस्पेंशन यू कांट इश्यू टैक्स इनवॉइस, यू कांट मेक अ टैक्सेबल सप्लाई, यू कांट फाइल अ रिटर्न। अच्छा सर shall not make any taxable supply, मतलब you cannot issue a tax invoice। क्लियर। पर अगर जनरल बेटा आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ तो उस टाइम पे आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा। अब रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, या तो आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो जिस दिन से सस्पेंड किया था उस दिन से मान लेंगे कैंसिल हो गया और सस्पेंशन विड्रॉ हो जाएगा। या आपका कैंसिलेशन नहीं हुआ, प्रॉपर ऑफिसर ने कैंसिलेशन के लिए प्रोसीडिंग शुरू कर दी पर बाद में विड्रॉ कर लिया, एप्लीकेशन बुलाने नहीं, कैंसिल नहीं करना, तो जब से सस्पेंड हुआ था सर उस दिन से मान लेंगे आपका रजिस्ट्रेशन वापस से रिवाइव हो गया है और कोई कैंसिलेशन नहीं हुआ। और ऐसे केस में सर पता है ड्यूरिंग दैट पीरियड यू कैन नॉट सबमिट एनी रिटर्न, यू कैन नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई। क्लियर। तो इस पीरियड में जो आपने सप्लाई किया है उसके लिए आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो और फर्स्ट रिटर्न के प्रोविजन, मतलब जो इतने टाइम में आपने सप्लाई किया उसके लिए आपको रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ेगी। ड्यूरिंग सस्पेंशन में नहीं ये सप्लाई किया बेटा, ठीक है, डन। प्लस अब जब भी रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल होता है, मैं आपको ऑलरेडी आईटीसी चैप्टर पढ़ाते हुए बता चुका हूं कि जब भी रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल होता है तो जितना भी इनपुट स्टॉक में है, भले रॉ मटेरियल कंडीशन में हो, डब्ल्यूआईपी कंडीशन में हो, फिनिश गुड्स कंडीशन में हो, जितना भी कैपिटल गुड्स है, कैपिटल गुड्स के केस में डिवाइड बाय कैपिटल गुड्स का जो आपने आईटीसी लिया था डिवाइड बाय 60 मंथ इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स इन कंप्लीट मंथ। क्लियर। उतना जो आईटीसी आएगा वो, या इन सब का जो ओपन मार्केट वैल्यू पे जो जीएसटी बनता है वो विच एवर इज हायर, इतना आपको पे करना पड़ेगा सारे गुड्स पर। क्लियर, डन। अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो ओके, डन। अब आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया बेटा? कैंसिल हो गया। अब आपको लगता है कि बिजनेस बंद हो जाएगा, सर
जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करना है तो जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है, जिस दिन ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन पास हुआ है, वहां से 30 डेज के अंदर, जिस दिन तो ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन आपको सर्व हुआ है, आपको रिसीव हुआ है, वहां से 30 डेज के अंदर आप रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लेट हो गए तो एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर के पास पावर है कि वो चाहे तो फर्दर 30 मोर डेज का टाइम आपको दे दे। उससे ज्यादा लेट हो गए, रीजनेबल केस था, रीजनेबल रीजन था आपके पास, तो ऐसे केस में कमिश्नर चाहे तो 30 दिन का टाइम आपको और दे सकता है। तो 30 डेज प्लस 30 डेज प्लस 30 डेज का टाइम हो गया। अब आपने अप्लाई किया, पर ध्यान रखना बेटा, अप्लाई करने से पहले या बोल दिया कि जो भी आपके पेंडिंग रिटर्न्स वगैरह थे, टैक्स पेमेंट पेंडिंग था, जिसकी वजह से, जिन डिफॉल्ट की वजह से हमने आपका रजिस्ट्रेशन किया था कैंसिल, पहले उसको रेक्टिफाई करो, सारे रिटर्न फाइल करो, टैक्स पे करो, लेट फाइलिंग फी पे करो, इंटरेस्ट पे करो, उसके बाद हम देखेंगे। क्लियर? उसके बाद हम सोचेंगे, ऐसा नहीं फाइल कर दे तो हम मान लेंगे बेटा। क्लियर? अब ऐसे केस में आपकी एप्लीकेशन को एग्जामिन किया जाएगा, उसके पास पावर है ऑफिसर के पास कि वो चाहे तो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, बट बिफोर रिजेक्शन एन अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड विल बी गिवन टू द एसएससी, एंड उसके बाद आपका रिप्रेजेंटेशन सुनने के बाद वो डिसाइड करेगा कि आपकी रिवोकेशन की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, और जो भी डिसीजन लिया सीजीएसटी एक्ट में वही एसजीएसटी माना जाएगा, एंड वाइस वर्सा बेटा। क्लियर? डन। सर ये रजिस्ट्रेशन की पूरी कहानी खत्म हो गई है। एक सर्कुलर दे रखा है कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रोवाइडर क्या क्या करना होता है सर, जीएसटी के अंदर बेटा, ठीक है ना सर। इन केस ऑफ डेथ ऑफ सोल प्रोवाइडर, सर जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसके पैन नंबर बेस्ड होता है बेटा। तो अगर बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है, बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है, तो ऐसे केस में जो ट्रांसफरी है, जिसके नाम पे बिजनेस हुआ है बेटा, सर उसको नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जो डिसीज्ड पर्सन है उसका रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। क्लियर? सर सेकंड थिंग, पहली बात तो अगर बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है, ट्रांसफर या सक्सेसर को नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सर डेथ ऑफ द प्रोपराइटर के केस में भले बिजनेस कंटिन्यू करो या मत करो, जो भाई प्रोपराइटर था वो एक्सपायर हो गया, उसका पैन नंबर बेस्ड अब रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा, कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर बिजनेस कंटिन्यू होता है तो ऐसे केस में आईटीसी ट्रांसफर हो जाएगा, फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 02, याद आया बेटा आपको। सर ट्रांसफरी क्या करेगा सर, जो लीगल हायर है वो क्या करेंगे बच्चों, सर जो डिसीज्ड पर्सन है उसके जीएसटी पोर्टल से लॉगिन करके जितना भी आईटीसी वहां पड़ा है वो उसको पास ऑन करेंगे ट्रांसफरी के जीएसटी नंबर पे बेटा। यहां से वो फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 02 फाइल करेंगे, और उधर सर ट्रांसफर के यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे जीएसटी पोर्टल पे, सारा आईटीसी इधर उधर पास ऑन हो जाएगा। क्लियर? सर साथ में आपको सीए का, कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट भी चाहिए बेटा। देन ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज, सर अगर मान लो इन केस डेथ ऑफ द प्रॉपर्टी हो गई, वैसे ये आएगा क्या सर, लाइबिलिटी वाले चैप्टर में आता है पॉइंट, सर बोला है क्या, अगर मान लो डेथ ऑफ द प्रॉपर्टी हो गई बेटा और अगर बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है, तो ऐसे केस में जो पर्सन बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है, सर अगर डिसीज्ड पर्सन की कोई लायबिलिटीज, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टीज वगैरह की ड्यू थी, वो सारी लायबिलिटी उसको पे करनी पड़ेगी, उस पे आ जाएगी। एंड सर ट्रांसफर विल बी लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द डिसीज्ड पर्सन, अनलिमिटेड लायबिलिटी बेटा। पर अगर बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो रहा है तो ऐसे केस में सर लायबिलिटी ऑफ द डिसीज्ड पर्सन के लिए उसके लीगल हायर से लायबल होंगे। पर लीगल हायर के लिए बोल दिया क्या, लीगल हायर अगर बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो रहा तो लीगल हायर विल बी लायबल, और लीगल हायर विल बी लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर्टी पास्ड ऑन टू द लीगल हायर इन इनहेरिटेंस। मतलब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पास होनी है इनहेरिटेंस में, तो मैक्सिमम 1 करोड़ की लायबिलिटी ही आएगी। क्लियर? डन। कब बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो रहा, तब बिजनेस कंटिन्यू तो पूरी लायबिलिटी जितनी भी होगी वो आएगी, वो पे करना पड़ेगा जो बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है उसको बेटा। आओ बच्चों, ये रजिस्ट्रेशन की रिगार्डिंग सारी बातें खत्म होती है। अब बहुत ही सुंदर 2 टॉपिक और बचे बेटा, टीडीएस और टीसीएस। सर टीडीएस सेक्शन 51 बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा। यहां बोला है क्या, अगर सर सर्विस रेसिपिएंट या सर्विस जरूरी नहीं, रेसिपिएंट गुड्स हो या सर्विसेज हो, अगर रेसिपिएंट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, गवर्नमेंटल एजेंसी है, या नोटिफाइड कैटेगरी पर्सन कौन है बेटा, सर एन अथॉरिटी और बोर्ड और एनी बॉडी सेट अप बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर और एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट विद 51% और मोर पार्टिसिपेशन बाय वे ऑफ इक्विटी और कंट्रोल टू कैरी आउट एनी फंक्शन। या कोई सोसाइटी है जो एस्टेब्लिश करी गवर्नमेंट ने बेटा, या कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। सर इन लोगों ने अगर इनवर्ड सप्लाई लिया है, इन लोगों ने कुछ परचेज किया है, गुड्स हो या सर्विसेज हो, पर टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विस होना चाहिए, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज एक्सीडिंग रुपीज 2.5 लाख। अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज एक्सीडिंग रुपीज 2.5 लाख, तो इन लोगों को बोल दिया गया जब तम उस सप्लायर को पेमेंट करोगे तब तक तुम्हें सर 2% टीडीएस कट करना पड़ेगा, 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी, और इंटरसेट सप्लाई तो 2% आईजीएसटी। अच्छा, एक सर्कुलर आया, सर्कुलर ने बोला क्या, इन लोगों ने अगर आपस में ही सप्लाई किया है एक दूसरे को, तो ऐसे केस में टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अच्छा ध्यान देना बच्चों, यहां बोला है क्या, सबसे पहली बात सर रेट ऑफ डिडक्शन कितना है बेटा, मैं आपसे ऑलरेडी बात कर चुका हूं, पर सर नो टैक्स टू बी डिडक्टेड। सर बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बोल दिया क्या, अगर ध्यान देना बेटा, अगर वैल्यू इज एक्सीडिंग रुपीज 2.5 लाख, वो भी टैक्सेबल सप्लाई का वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीएसटी, तो टीडीएस काटना है बेटा। मैं 2-3 बातें आपको यहां पढ़ा देता हूं बेटा। सर अच्छा वैसे यहां पे पॉइंट दे रखे, पर यहां सुन लो बेटा बात,
अगर वैल्यू एक्सीडिंग 2.5 लाख है, एक्सीडिंग 2.5 लाख, 2.5 लाख है तो भी नहीं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं बेटा, इस पे ध्यान देना बेटा। सर एक्सीडिंग 2.5 लाख है तो ही टीडीएस की बात आएगी सर। अच्छा, अब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीडिंग 2.5 लाख है टैक्सेबल सप्लाई का, तो ही 2.5 लाख की बात, तो ही टीडीएस की बात आएगी। पर मान लो पेमेंट में करूं केवल 20,000 रुपए का भी, मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हूं, मैं केवल 20,000 का पेमेंट करूं तो 20,000 टीडीएस कट जाएगा बेटा। क्लियर, पेमेंट कितना करो उससे कंसर्न नहीं है, अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीडिंग 2.5 लाख तो यहां पे टीडीएस की बात आएगी। सेकंड बात ध्यान देना बेटा, अगर सर सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट है, जैसे दिल्ली, सप्लायर भी दिल्ली का, प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली, पर सर जो सर्विस रेसिपिएंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वो मान लो महाराष्ट्र है, तो सर ऐसे केस में सप्लायर ने अपने बिल पे लगाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी दिल्ली वाला बेटा। अब ऐसे केस में महाराष्ट्र में अगर रेसिपिएंट है तो वो टीडीएस कैसे काटेगा बेटा, इसलिए ऐसे केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। क्लियर, सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट है विच इज अदर देन द स्टेट ऑफ द रेसिपिएंट, तो ऐसे केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, वो यहां लिखा है बेटा। क्लियर, टीडीएस रिटर्न फॉर्म नंबर जीएसटी 7 होता है, विद इन 10 डेज इनको टीडीएस रिटर्न सबमिट करना पड़ता है। सर जितना भी टीडीएस काटा है वो पे करना पड़ेगा। अच्छा, इधर से टीडीएस जमा कराएंगे, सप्लायर का जीएसटी नंबर लिखेंगे बेटा, एंड उधर जो सप्लायर होगा उसके सर इलेक्ट्रॉनिक कैश उसके पोर्टल पर आ जाएगा, वो एक्सेप्ट करेगा और उसके जीएसटीआर टू बी के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर ये ट्रांजैक्शन आ जाएगा और ये अमाउंट ऑफ टैक्स जो काटा है वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर, डन। सरकार अब कब कब टीडीएस नहीं करता, वैसे मैंने आपको कुछ बातें बता दी, पर वापस देख लीजिए बेटा। जहां पे टोटल वैल्यू इज ₹2 2.5 लाख, टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। जहां पे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से एक्सीडेड है, पर उसमें टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई दोनों है, और टैक्सेबल सप्लाई का पोर्शन अप टू ₹2.5 लाख है, टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है बेटा। मतलब टैक्सेबल वैल्यू should exceed 2.5 lakh other than GST बेटा, और other than exempt supply बेटा, हाँ ना भाई। देन अगर exempt supply है there is no point of any TDS। सर जब सप्लाई ही exempt है तो TDS की बात नहीं आएगी। सर वो 6 सप्लाई, अरे घूम लो और झूम लो, याद है बेटा, दारू वगैरह जिन पे जीएसटी लगता ही नहीं है, वहाँ TDS की बात आएगी नहीं बेटा। सर फिर ये पॉइंट जो मैंने बताया आपको, सप्लायर का लोकेशन भी महाराष्ट्र मान लो, सॉरी सप्लायर का लोकेशन दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली, और रेसिपिएंट जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह है जो टीडीएस काटने के लिए लायबल है वो किसी और स्टेट में, तो ऐसे केस में टीडीएस की जरूरत नहीं है। क्लियर, देन शेड्यूल 3 के ट्रांजैक्शन जो तो इस पर सप्लाई होता ही नहीं, जीएसटी लगता ही नहीं भाई, किस बात है टीडीएस बेटा। देन अगर मान लो पूरा लायबिलिटी रिवर्स चार्ज का रेसिपिएंट का है तो टीडीएस छोड़ो पूरा टैक्स उसको पे करना है भाई, टीडीएस की बात नहीं आएगी। सर सप्लायर कौन है, अनरजिस्टर्ड है, तो टीडीएस पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टैक्स लगता ही नहीं है, टीडीएस किस बात का काटेंगे, सेस कंपोनेंट, मतलब टैक्स के अमाउंट पे कभी भी टीडीएस नहीं करता, इसलिए सेस के कंपोनेंट पे भी टीडीएस नहीं कटेगा, खत्म। सर आइए टीसीएस, सर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। सर बड़ा सुंदर पॉइंट है, सेक्शन 52 बोलता है क्या, अगर कोई सप्लायर ऑफ गुड्स या सर्विस और बोथ सॉरी सप्लाई कर रहा है गुड्स और सर्विस और बोथ थ्रू सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जहां पे कस्टमर जब पेमेंट करता है वो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के अकाउंट में आता है और उसके बाद वो अकाउंट सेटलमेंट करता है सप्लायर का, तो ऐसे केस में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अकाउंट सेटलमेंट करेगा सप्लायर का, तब वो टीसीएस कलेक्ट करेगा, टैक्स कलेक्ट करेगा, कितना 1% इंटरसेट सप्लाई था तो, और इंटरसेट सप्लाई था तो 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी। क्लियर, अच्छा ये किस अमाउंट का, सर नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई का, मतलब जिस पीरियड के लिए वो अकाउंट सेटलमेंट कर रहा है, जैसे मान लो जनवरी महीने का अकाउंट सेटलमेंट हो रहा है, तो जनवरी महीने में कितना सेल हुआ माइनस कितना रिटर्न हुआ। क्लियर, सर सेल माइनस रिटर्न जो आएगा, सेल रिटर्न बेटा, क्लियर, नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई जो आएगा उसका 1% टीसीएस कलेक्ट करना है बेटा उसको। क्लियर, अब सिंस ध्यान रखना बेटा, टीसीएस जो कलेक्ट होता है वो 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी और इंटरसेट तो 1% आईजीएसटी। सर ध्यान देना, सप्लायर जितने स्टेट में होंगे उतने स्टेट में सी और एस की लाइबिलिटी आएगी, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को भी हर उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है सेपरेटली, जिस स्टेट में उसके सप्लायर्स लोकेटेड बेटा। क्लियर, क्योंकि उनकी रेस्पेक्टिव सीजीएसटी एसजीएसटी की लाइबिलिटी आएगी, तो उन स्टेट में एसजीएसटी कट करना पड़ेगा इसको 0.5%, तो उन स्टेट में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को बेटा। अच्छा, अब ईसीओ ने जितना भी टीसीएस कलेक्ट किया है उसको जीएसटीआर 8 सबमिट करना पड़ता है मंथली बेस पे 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक, और 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक वो अमाउंट ऑफ टीसीएस जमा कराना पड़ता है जो इसने टीसीएस स्टेटमेंट सबमिट किया है सर मंथली बेस पर। सर उसको कंपेयर करते हैं जीएसटीआर 1 फाइल्ड बाय द सप्लायर, और ऐसे केस में अगर मिसमैच आता है तो डिस्क्रिपेंसी जो होगी दोनों को इंटीमेट की जाएगी, सप्लायर को भी और ईसीओ को भी। और ऐसे केस में अगर सप्लायर ने अपना सेल कम दिखा रखा है, ईसीओ ने ज्यादा दिखा रखा है, तो बाय डिफॉल्ट माना जाएगा क्या, सप्लायर ने गड़बड़ कर रखी है। पर हाँ, या तो ईसीओ रेक्टिफाई कर दे या सप्लायर रेक्टिफाई कर दे, किसने भी रेक्टिफाई नहीं किया तो मान लेंगे सप्लायर ने गड़बड़ करी और सप्लायर की लायबिलिटी में अमाउंट ऐड कर दिया जाएगा बच्चों। क्लियर, प्लस सर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को एनुअली एक एनुअल स्टेटमेंट भी सबमिट करना पड़ता है इन फॉर्म नंबर जीएसटीआर 9B 31 दिसंबर या उससे पहले बेटा। क्लियर, डन। अच्छा, अगर रिटर्न जो सबमिट किया मंथली स्टेटमेंट जो सबमिट किया ईसीओ ने, सर उसमें कोई गलती हो गई तो उसको रेक्टिफाई करने का टाइम दिया जाएगा। रेक्टिफाई करने का टाइम कितना बेटा, वही 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल स्टेटमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, वहां तक वो रिटर्न को
ईसीओ मंथली जो स्टेटमेंट सबमिट किया उसको रेक्टिफाई कर सकता है, उसके बाद रेक्टिफाई नहीं कर पाएगा। क्लेम ऑफ टीसीएस अमाउंट बता चुका मैं आपको, इधर से वो टीसीएस कट करेगा, रिटर्न सबमिट टीसीएस स्टेटमेंट सबमिट करेगा ईसीओ, और आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश में आप अमाउंट आपके पोर्टल पे जो सप्लायर होगा वो अपने पोर्टल पे उस ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट करेगा, उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश में अमाउंट आ जाएगा। मैचिंग ऑफ डिटेल्स में बात कर चुका आपसे बेटा, डिटेल्स टू बी मैच्ड स्टेट ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई एंड नेट टैक्स वैल्यू को मैच करेंगे, टैक्स का अमाउंट मैच करेंगे और भारत में लग जाए। क्लियर सर? अब देना बेटा नोटिस टू दी ऑपरेटर बेटा, सर डेप्यूटी कमिश्नर या उसके अबव रैंक वाले ऑफिसर के पास पावर है कि वो चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए नोटिस इशू कर सकता है, और नोटिस इशू करने के 15 वर्किंग डेज में वो सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पर 25,000 तक का फाइन है, पेनल्टी बेटा। क्लियर? डन सर। फिर आता है क्या? रजिस्ट्रेशन बेटा। एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, आई रिपीट, एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिसको टीसीएस की लाइबिलिटी है उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, सेपरेट नंबर लेना पड़ता बेटा उसको एज अ ईसीओ, सर्कुलर में दे रखा है बेटा। सेकंड बात, जो सप्लायर ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ सप्लाई करे गुड्स या सर्विस थ्रू सच ईसीओ जहां पे टीसीएस की रिक्वायरमेंट होती है उनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, उनको थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलता है, पर सर्विस सप्लायर को थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट मिलता है, भले वो ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं, 20 लाख का बेनिफिट या 10 लाख का बेनिफिट मिलेगा उनको। क्लियर? डन। कंपोजिशन स्कीम में अगर आप हो तो वैसे भी सर आप ऐसे किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर ही नहीं सकते जहां पर टीसीएस एप्लीकेबल होता है। क्लियर? डन। एक टी बोर्ड ऑफ इंडिया, चाय बोर्ड ऑफ इंडिया का सर एक सर्कुलर था, उसने बोला क्या टी बोर्ड ऑफ इंडिया में क्या होता है बेटा? रजिस्टर्ड ऑक्शनर होता है। या टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने क्या कर रखा है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना रखा है जहां पे रजिस्टर्ड ऑक्शनर के थ्रू सप्लायर और बायर दोनों उस प्लेटफॉर्म के थ्रू चाय खरीदते और बेचते हैं बेटा। अब यहां पर जो पेमेंट आता है वो पहले टी बोर्ड ऑफ इंडिया के अकाउंट में जाता है बेटा, सप्लायर का जो पेमेंट होता है, रेसिपिएंट जो पेमेंट करेगा तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया के अकाउंट में जाएगा, उसके बाद टी बोर्ड ऑफ इंडिया क्या करता है? अकाउंट सेटलमेंट करता है। तो दिस इज द केस फिट फॉर टीसीएस, और यहां सेक्शन 52 के प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे। और ऐसे केस में जब भी सर ईसीओ मतलब टी बोर्ड ऑफ इंडिया अकाउंट सेटलमेंट करेगा किसका? सर सप्लायर का, तब वहां पे टीसीएस कलेक्ट करके फिर नेट पेमेंट करेगा। ऑक्शनियर का जो कमीशन होता है वो भी उस केस में भी टीसीएस एप्लीकेबल होगा, और ऑक्शनियर के कमीशन पे भी टीसीएस कलेक्ट करेगा कौन? टी बोर्ड ऑफ इंडिया बेटा। ठीक है, चलिए सरकार अब कुछ एफएक्यूज थे, उसमें से कुछ एफएक्यू मैं आपको ऑलरेडी बात कर चुका हूं, पर फिर भी और बात कर लेते हैं सर। फर्स्ट, इज इट मैंडेटरी फॉर एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ओपन रजिस्ट्रेशन? यस सर। देना बेटा अगर आप पे टीसीएस की लाइबिलिटी है तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, पर एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। जैसे मान लो सर मेरी खुद की वेबसाइट है, मैं खुद सप्लाई कर रहा हूं, तो ऐसे केस में मेरे को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं है जब तक थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं होता है बेटा। पर अगर मैं टीसीएस की लाइबिलिटी थी तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होता है बेटा। सेकंड, अ सप्लायर ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ सप्लाइंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर वुड बी एंटर्ड टू थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन। सर्विस सप्लायर अगर है तो थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन मिलेगा, अदरवाइज गुड्स के सप्लायर को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है बेटा। देन वेदर टीसीएस इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड बाय ईसीओ ऑन सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय अनरजिस्टर्ड सप्लायर थ्रू देयर पोर्टल? नो सर। अगर आप सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, सर्विस सप्लायर, तो वहां पे टैक्स लगता ही नहीं, टैक्स लगता ही नहीं, तो वहां पे टैक्सेबल सप्लाई नहीं माना जाएगा उसको, और ऐसे केस में कोई टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। देन वेदर ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? यस, हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी जहां पे उसके सप्लायर लोकेटेड है वहां पे उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उनके लिए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिसडिक्शन अलग से दे रखा है ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए। भले उन स्टेट्स में ई कॉमर्स ऑपरेटर का कोई फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, फिर भी उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, क्योंकि उन रेस्पेक्टिव स्टेट का एसजीएसटी इनको पे करना पड़ता है बेटा। इसलिए अगर सेम वे फॉरेन ई कॉमर्स ऑपरेटर हुआ जिसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं, तो भी उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इन एवरी सच स्टेट जहां से उनके सप्लायर सप्लाई कर रहे हैं। क्लियर? देन is it necessary for e-commerce operator who are already registered under GST to have separate number? yes, मैं ऑलरेडी बता चुका आपको बेटा, टीसीएस कलेक्ट अगर आपको करना है तो एक सेपरेट नंबर आपको लेना ही पड़ेगा। जैसे सर ईसीओ खुद का जो कमीशन होता है बेटा उसके लिए सेपरेट नंबर उनका होता ही होता है बेटा, कमीशन की रेवेन्यू पे जीएसटी पे करने के लिए बेटा, पर टीसीएस कलेक्ट करने के लिए उनको एक सेपरेट नंबर एज ए ईसीओ अलग से लेना पड़ेगा बेटा। देन एट व्हाट टाइम शुड द ईसीओ कलेक्ट द टीसीएस? सर मान लो मैंने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई किया और आप कस्टमर हो, और मैंने 3 महीने का उधार आपको दिया। अब पेमेंट तो आप 3 महीने बाद करेंगे बेटा, बट ईसीओ को बोल दिया क्या जब सप्लाई हुआ है उसी टाइम आपको टीसीएस कलेक्ट करना है, और उसी महीने में आपकी लायबिलिटी आएगी जो अगले महीने की 10 तारीख तक आपको पे करना पड़ेगा बेटा। मतलब कस्टमर पेमेंट कब करा उससे कंसर्न नहीं है बेटा। देन वेदर टीसीएस इज टू बी कलेक्टेड ऑन एग्जाम सप्लाईज? नो। देन वेदर टीसीएस टू बी कलेक्टेड ऑन सप्लाईज और जहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है? नो। जब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है वहां पूरा पेमेंट ऑफ टैक्स किसको करना है? रेसिपिएंट को करना है। वहां पे टीसीएस मैकेनिज्म काम नहीं आएगा, क्योंकि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स कलेक्ट करके रेसिपिएंट का अकाउंट थोड़ा डालेगा बेटा, हमेशा वो तो टीसीएस का अमाउंट सप्लायर का अकाउंट में जाता है बेटा, इसलिए रिवर्स चार्ज के केस में टीसीएस काटने की जरूरत नहीं है। देन वेदर टीसीएस इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड, जहां पे कंपोजिशन सप्लायर है, पहली बात तो कंपोजिशन सप्लायर अगर आप हो तो आप
इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जहां पे टीसीएस लगता है वहां उसके थ्रू सप्लाई कर ही नहीं सकते, तो ये प्रोविजन की बात आएगी नहीं बेटा। देन वेदर टीसीएस इज टू बी कलेक्टेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, सर इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ के केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल होता है टैक्स पे करने के लिए, तो आप अगेन टीसीएस की प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे। देन वेदर पेमेंट ऑफ टीसीएस थ्रू इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल विद ईसीओ, नो सर टीसीएस का अमाउंट हैज टू बी पेड इन कैश ओनली बेटा। देन इट इज वेरी कॉमन दैट सर सेल रिटर्न बेटा, मैंने बताया आपको सर नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई सेल्स माइनस परचेज, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न जो होगा जनवरी महीने में जितना सेल हुआ माइनस सेल रिटर्न जितना हुआ, नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई जो होगा उसी पे आपको टैक्स कलेक्ट करना है। देन यहां बोला है क्या, अगर मान लो कभी सेल्स कम है और सेल्स रिटर्न ज्यादा है बेटा, मान लो दिसंबर महीने का सेल रिटर्न जनवरी महीने में आया, जनवरी महीने का सेल कम था बेटा और टोटल मिला के सेल रिटर्न जो हुआ जनवरी महीने में वो जनवरी की सेल से कम है, तो क्या नेगेटिव टीसीएस कलेक्ट करना है? कुछ भी नहीं करना है, इग्नोर करने का ऐसे केस में बेटा। क्लियर, डन सर। अब जब रेस्टोरेंट्स पे 9(5) लगा तो उसके लिए कुछ सर्कुलर में कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे बेटा, वुड ईसीओज हैव टू स्टिल कलेक्ट टीसीएस इन कंप्लायंस विद सेक्शन 52, सर जहां पे रेस्टोरेंट के केस में 9(5) लगता है, जहां 9(5) लगता है वहां पे टीसीएस की बात नहीं आती है, क्योंकि जहां 9(5) लगता है वहां पूरा ही टैक्स ईसीओ को पे करना है, वहां कोई टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, देन आता है क्या, would ECOs have to mandatory take separate registration with respect to restaurant service supplier? सर देखो ECOs ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं बेटा, उनको अलग से रेस्टोरेंट की तरह भले टैक्स पे करने के लायबल वो है बेटा, और उनको सेपरेट रजिस्ट्रेशन, देयर इज नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ टेकिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन बाय ECO फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन रेस्टोरेंट सर्विस बेटा। देन what would be the aggregate turnover of the person supplying restaurant service बेटा, देखो नो डाउट for the purpose of tax payment ECO will be treated as if ECO is the supplier of service, पर रेस्टोरेंट के टर्नओवर जब हम काउंट करेंगे तो रेस्टोरेंट के टर्नओवर में वो टर्नओवर जिसपे भले ECO लायबल है वो टर्नओवर रेस्टोरेंट के टर्नओवर का पार्ट बनेगा, उसका एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते वक्त टर्नओवर में इंक्लूड करना पड़ेगा। देन वुड सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस थ्रू ECO बी टैक्स एट 5% विदाउट ITC, नो सर रेस्टोरेंट ने जो सप्लाई किया रेस्टोरेंट सर्विसेज उस पर 9(5) लगता है और उस पर रेट ऑफ टैक्स 5% है, पर उसके अलावा जो भी सप्लाईज रेस्टोरेंट ने किया है अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस वाला बेटा पोर्शन, जैसे कोई ट्रेडिंग वाला गुड्स उसने सप्लाई किया, पैकेज्ड गुड सप्लाई किया उसने, तो ऐसे केस में वहां पे 9(5) नहीं लगता है, जहां 9(5) नहीं लगता वहां पे टीसीएस लगेगा बच्चों। क्लियर, और इसी के साथ भारत माता की जय। सर इसी के साथ रजिस्ट्रेशन TDS TCS टॉपिक भी खत्म होता है। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत मेहनत आप करते हो पर अगर कॉन्फिडेंस लूज किया तो ये मेहनत कोई काम नहीं आएगी। बोला है क्या, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने पे भरोसा अगर होगा तो भगवान आप पे भरोसा करेगा, माहौल बनेगा आपके लिए बनेगा, अपना टाइम आ गया है, लगा दो पूरा दम। ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट, वी आर विथ यू for your success. All the best. Love you a lot. Bye bye.